ठीक है, थर्मल कंडक्शन हमने पढ़ लिया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन कहां होता है पहले हम ये समझें. कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन द मीडियम विच इज फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड मीडियम में ही पॉसिबल है, लाइक लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. सो कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड नॉट इन सॉलिड. राइट, कैसे होता है कन्वेक्शन देखो. जैसे एक कंटेनर में हमने पानी फिल कर लिया, वाटर, और इसको गैस बर्नर पे रखा है. ठीक है, नीचे बर्नर है, बर्नर से हीट सप्लाई होगा, आसपास की एयर गर्म होगी रेडिएशन से भी, तो हीट किसको मिलेगी, नीचे की बेस को, और बेस गर्म हो जाएगा. तो उसके बाद क्या होगा, जो बेस के कांटेक्ट में वाटर की लेयर है सबसे पहले वो गर्म होगी, और गर्म होने पर क्या होगा, हमने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वाटर है उसका एक्सपांशन होगा, और अगर एक्सपांशन हुआ तो उस केस में उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. मास तो उतना ही, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम होगी, मतलब ये पानी हल्का हो जाएगा. ठीक है, अब इस पानी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे सोचो. एक तो इसका वेट नीचे की तरफ, और दूसरा जो सराउंडिंग वाटर है ये इस पर बुओयंट फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ. तो जो ऊपर का पानी है वो भारी है, तो जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा है, वेट से अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पानी ऊपर की तरफ आने लगेगा. ये ऐसे ही है जैसे आप किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर रख दो तो ऊपर आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो गर्म पानी है ये ऊपर की तरफ आने लगेगा, और जो ठंडा पानी है ये इस स्पेस को फिल कर देगा, क्योंकि ठंडा पानी भारी था. अब वो नीचे आया ठंडा पानी, तो वो भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो और हल्का हो जाएगा, और हल्का होने पर वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर पानी है वो फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर वो और हीट एब्जॉर्ब करेगा. इस तरह से करंट बन जाता है. ठीक, और इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और इस कन्वेक्शन करंट से हीट की मिक्सिंग होती है. ठीक है, तो एक एक लेयर कांटेक्ट में आएगी सोर्स के, वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगी, ऊपर उठेगी, फिर इस तरह से हीट का सप्लाई होता है. ठीक है, so it is possible only in liquid, gas and plasma. ठीक, अब हम कुछ बातें समझें कहां पे इस तरह की एक्टिविटीज होती है. ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. गर्म होने के कारण क्या होगा, उसके आसपास का जो एयर मास वो भी उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो एयर भी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण एयर का एक्सपांशन होगा और वो हल्का हो जाएगा. तो हल्के होने के कारण जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा बिकॉज ऑफ हीट. ठीक है, डे के दौरान, दिन के दौरान एयर में इस तरह के करंट बनेंगे जो कि गर्म हवा को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं. ठीक है, और जो ठंडी हवा होगी ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही होगी ऐसे. ये तो अब लोकल एरिया में इस तरह के करंट बनेंगे, और अल्टीमेटली यही करंट जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल को पैदा करते हैं. अगर एटमॉस्फेयर में पानी भी है, वाटर वेपर है, तो वो वाटर वेपर भी ऊपर जाएगा, साथ में ऊपर जाने पे ठंडा होगा, कंडेंस होगा और पानी गिरेगा. दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल. इसी तरह से एटमॉस्फेयर में ट्रेड विंड्स भी चलती है. जो प्लेनेट अर्थ है वो डिफरेंट एंगल पे सोलर रेडिएशन रिसीव करता है. तो इक्वेटर बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि वहां पर सीधी रेडिएशन गिरती है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है, और हायर लैटिट्यूड जो है उन पे किसी एंगल पर इंसिडेंस होता है तो ये ठंडा होता है, हायर लैटिट्यूड. तो यहां भी कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाते हैं. तो होता क्या है, इक्वेटर पे गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर की तरफ उठती है. ठीक है, तो ऊपर की तरफ उठने के कारण वहां पर लो प्रेशर बन जाता है,
राइट। तो लो प्रेशर के कारण क्या होगा, साइड में जहां टेम्परेचर कम है, मतलब जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, वहां से हवाएं चलेगी इक्वेटर की तरफ, ठीक। तो ये उस वैक्यूम को फिल करती है, और ये हवा जो ऊपर की तरफ उठी है, ये हवा में ऊपर चल के अपोजिट डायरेक्शन में फिर हायर लैटिट्यूड्स पे पहुंच जाती है। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट अर्थ पे लार्ज स्केल पर होते हैं, और इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो एक्चुअल में जो ट्रेड विंड्स का फ्लो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ऐसे ओशन में भी करंट होते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सर्दियों में से टेम्परेचर बहुत कम हो गया, इस कमरे को गर्म बना के रखना है, तो हम इसमें रूम हीटर लगा देंगे। अब रूम हीटर हमेशा फ्लोर पे लगाया जाता है, ठीक है। या कुछ देशों में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां तो घरों का डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि ऑलरेडी वहां पे गैस से हीटिंग की जाती है पूरे कमरे की, ठीक है। तो जो हीटर है वो हमेशा बेस में लगाया जाता है। अब फ्लोर पे क्यों लगाया, छत पे क्यों नहीं लगाया हीटर को? उसका कारण है कि अगर आपने यहां पे फ्लोर का हिस्सा गर्म किया, तो गर्म होने के कारण क्या होगा, यहां की हवा गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की होगी ऊपर उठेगी, ऊपर की हवा नीचे आएगी, इस तरह से करंट सेटअप हो जाएगा, तो पूरा रूम अपने आप हीट हो जाएगा। इसके उल्टा अगर हम हीटर ऊपर लगाते तो क्या होता, तो यह हवा गर्म हो जाती, और गर्म होने के कारण हल्की होती, और हल्की होने के कारण ऊपर ही रह जाती, तब भी हीट ट्रांसफर होता, बट कंडक्शन से होता। और कंडक्शन प्रोसेस जो है एयर के लिए वो बहुत स्लो होती है, तो ऊपर ही गर्मी बनी रहेगी, नीचे गर्मी नहीं रहेगी। इसके उल्टा अगर आपको ठंडा करना है, ठीक है, तो अपोजिट मैकेनिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है नॉर्मली वो ऊपर ही बनाया जाता है। एक्चुअल में जो फ्रीजर होता है वहां पे कूलिंग प्रोसेस चल रही है, तो वहां की हीट को निकाल लिया जाता है, जिससे वहां का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा हो गया। इस पार्ट को आपने कूल किया, और वहां टेम्परेचर कम होने के कारण वहां की जो एयर है वो भारी हो जाएगी, और भारी होने के कारण वो नीचे गिरेगी। जब ये नीचे आएगी तो नीचे की हल्की एयर को ऊपर शिफ्ट करेगी। ये एयर जब ऊपर जाएगी तो फिर उस ठंडे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, तो फिर ये भारी हो जाएगी और फिर नीचे आएगी। इस तरह से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया रेफ्रिजरेटर के अंदर, और उस कन्वेक्शन करंट के अंदर पूरा रेफ्रिजरेटर ठंडा हो गया ऊपर से नीचे तक। इमेजिन करो अगर ये फ्रीजर आप नीचे लगाते, ठीक है, तो सिर्फ नीचे की एयर ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण वो भारी होती है और वहीं की वहीं सेट हो जाती है, ऊपर की एयर नहीं ठंडी होती। हीटर लगाना है तो बेस में, और कूल करने के लिए कोई मैकेनिज्म है तो उसको ऊपर लगाना होगा, ठीक है, जिससे पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म हीट की मिक्सिंग हो पाएगी, ठीक। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज थर्मल रेडिएशन। पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज रेडिएशन। नॉर्मली जो रेडिएशन वर्ड यूज होता है, ठीक है, एक तो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, उसमें अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के लिए वो चीज यूज होती है, और जो नॉर्मल रेडिएशन होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम कहेंगे। सो इट इज थर्मल रेडिएशन, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। रिमेंबर दिस, एवरी ऑब्जेक्ट एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स, बी इट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, emits radiation, that is electromagnetic waves in its surrounding, right, because of its temperature। होता क्या है,
टेम्परेचर के कारण अंदर वाइब्रेशन होगा, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर चार्ज, और जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेटअप कर देता है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वहां थर्मल मोशन है, रैंडम मोशन है, और उसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो जाएगी, इसलिए हम इनको थर्मल रेडिएशन कह रहे हैं। रैंडम मोशन के कारण है तो ये हर डायरेक्शन में वेव्स स्प्रेड होंगी, ठीक है, और ये उसके टेम्परेचर के कारण है, इसलिए आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो हर समय वो रेडिएशन को इमिट करता है, ठंडा ऑब्जेक्ट भी रेडिएशन को इमिट करता है और गर्म ऑब्जेक्ट भी रेडिएशन को इमिट करता है। फर्क इतना है कि गर्म ऑब्जेक्ट ज्यादा रेडिएशन देता है और ठंडा ऑब्जेक्ट कम रेडिएशन देता है। बट रिमेंबर दिस थिंग, एट ऑल टेम्परेचर्स every object emits thermal radiation, that is electromagnetic waves in the surrounding, right? अब इस रेडिएशन का क्या हो रहा होगा, ये रेडिएशन जो बाहर गया उसका क्या होगा? तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन को इमिट करता है, तो वो रेडिएशन जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह से सिस्टम में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में रेडिएशन का, हीट का एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। दो बातें ध्यान रखना, एक कि हर टेम्परेचर पर रेडिएशन निकलेगा, और दूसरा ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, फ्री स्पेस में वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेते हैं। इसी कारण से सोलर रेडिएशन सन से अर्थ तक पहुंच जाता है, जबकि बीच में वैक्यूम है। सो इट इज ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज पॉसिबल इवन इन वैक्यूम, ठीक। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का एक्सचेंज चलता रहेगा, रेडिएशन का एक्सचेंज चलता रहेगा, राइट। उस एक्सचेंज को मैं आपको बताता हूं। एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसको किसी सराउंडिंग में रखा है, तो सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेडिएशन इमिट कर रहे होंगे, वो रेडिएशन इस पर गिरेगा, ठीक, हर तरह से गिर रहा होगा। तो दैट रेडिएशन इज कॉल्ड इंसिडेंट रेडिएशन। और जो हीट आएगी उसको मैं QI कह रहा हूं, रेट ऑफ इंसिडेंस। तो बाहर से हीट लगातार इंसिडेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। क्या होगा उस हीट का? तो ये हीट का एक पार्ट तो जो है आते के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो रेडिएशन का रिफ्लेक्शन होगा। रिमेंबर दिस थिंग कि सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप कोई भी वेव ले लो, सभी का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इसकी ट्रांसमिटिविटी पर। कुछ का ट्रांसमिशन हो गया, और बाकी बचा पार्ट जो है वो ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको मैं कह रहा हूं एब्जॉर्ब रेडिएशन। इसको QA से डिनोट कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली जो बाहर से रेडिएशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट को कितना मिल रहा है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट ही मिल रहा है, बाकी रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी ट्रांसमिट हो गया, ठीक। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन को इमिट भी कर रहा होगा, ये पैरेलली साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस भी चल रही है। इस ऑब्जेक्ट से रेडिएशन बाहर आ रहा होगा, इसको मैं इमिटेड रेडिएशन कह रहा हूं, QE से डिनोट कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए इस प्रोसेस को, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर से मिला QA, नेट एब्जॉर्प्शन हुआ QA, और साइमल्टेनियसली इसने बाहर कितना दिया? QE, दैट इज इमिटेड रेडिएशन। अब इनका बैलेंस डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर गर्म है तो QE QA से ज्यादा होगा, हीट का लॉस होगा तो ठंडा होने लगेगा।
अगर ये बहुत ठंडा है तो QA QE से ज्यादा होगा, नेट एब्जॉर्प्शन होगा और धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इमिशन की और एब्जॉर्प्शन की साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं। इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, इसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। So emissive power of a body is energy emitted by body per unit surface area per unit time. Energy emitted by body per unit surface area per unit time. ऑब्जेक्ट का 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया 1 सेकंड में जितनी हीट को रेडिएट कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का इमिसिव पावर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट के नेचर और उसके सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक, देन मैं डिफाइन कर रहा हूं एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इट इज रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू इंसिडेंट एनर्जी फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर आप बाहर से रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो तो वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा। तो जो पार्ट उसने एब्जॉर्ब किया उसका और इंसिडेंट का रेशियो एब्जॉर्प्टिव पावर, दैट इज, और इसको एब्जॉर्प्टिविटी भी कहा जाता है। तो आप उसको 100 जूल रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, अगर वो 60 जूल एब्जॉर्ब करता है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा 0.6 या फिर 60%। ठीक, उसके नेचर पर करेगा सब्सटेंस। किसी की एब्जॉर्प्टिव पावर कम होती, किसी की ज्यादा होती। अच्छा, ये एब्जॉर्प्टिव पावर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। ये तो टोटल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, इसमें सारी वेवलेंथ आ गई, हर तरह का रेडिएशन आ गया। बट फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ भी एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये जो क्लॉथ ये हमें येलो कलर का दिख रहा है। येलो कलर का दिखने का मतलब क्या है कि इस पे जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, व्हाइट लाइट में इसने येलो कलर को रिजेक्ट कर दिया, येलो कलर रिफ्लेक्ट होके चला गया और बाकी एब्जॉर्ब हो गया। दैट मीन्स एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दिस सब्सटेंस फॉर येलो कलर इज लीस्ट, इसलिए उसने उसको रिजेक्ट कर दिया बाहर से, और बाकी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो वेवलेंथ के साथ भी एब्जॉर्प्टिव पावर वेरी करती है। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, perfect black body is that body for which absorptive power is 1. It is that body for which absorptive power is 1. ठीक है, तो एक्चुअल में आइडियली ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, उसको अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल सन, सन इज ब्लैक बॉडी। इसका मतलब ये है कि सन को अगर बाहर से रेडिएशन मिलता है तो वो लगभग पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और भी कुछ बॉडीज है जैसे लैंप ब्लैक, जो लैंप से कालिक निकलता है, या प्लेटिनम ब्लैक, तो वो भी ब्लैक बॉडी को अप्रोच करता है। रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक कलर्ड बॉडी एंड ब्लैक बॉडी। ब्लैक कलर्ड बॉडी and black body. Black colored body means
a body which absorbs all the visible light. If visible light is incident on a body, it absorbs it fully, then nothing will come back. Reflection कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ ना दिखाई देना ब्लैक, ठीक. So it absorbs all the wavelengths in the visible spectrum. Visible लाइट की रेंज में जितनी वेवलेंथ है वो सबको एब्जॉर्ब कर सकता है. और जो ब्लैक बॉडी है, इट इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये इंफ्रारेड को, अल्ट्रावायलेट को, माइक्रोवेव को, सबको एब्जॉर्ब कर लेता. ब्लैक कलर का रिलेशन है विजिबल लाइट से, और ब्लैक बॉडी का मतलब है पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सन ब्लैक बॉडी कैसे हो गया, सन तो हमें दिखाई देता है. दिखाई क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स इमिशन. वो गर्म है तो गर्म होने के कारण लाइट इमिट कर रहा है, और ब्लैक बॉडी का रिलेशन है एब्जॉर्प्शन से. आप अगर उसको बाहर से रेडिएशन दोगे तो वो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. ये उसका मतलब. अच्छा, एक और बात हम ध्यान रखें, दैट इज black body radiation is continuous in nature. Black body radiation is continuous in nature. Continuous का मतलब है कि अगर हम इसका स्पेक्ट्रोमेट्री करें, ब्लैक बॉडी से रेडिएशन आ रहा है, जैसे सन से जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, उसका एनालिसिस किया जाए कि उसमें कौन कौन से वेवलेंथ प्रेजेंट है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो हमें कुछ इस तरह से वेरिएशन मिलता है. तो आप देख रहे हो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लगभग सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है. इसमें विजिबल लाइट भी है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट भी है, एक्सरेज भी है, ऐसे ही इसमें इंफ्रारेड भी है, माइक्रोवेव्स भी है. सबकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब हर तरह की वेवलेंथ मौजूद है. ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होगा, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है. बट जो ऑर्डिनरी बॉडी होती है वो पूरी तरह से हर तरह की रेडिएशन को इमिट नहीं करती, ठीक है. ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होता है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक. अब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हमें ब्लैक बॉडी की जरूरत है तो ब्लैक बॉडी कैसे बनाए, ठीक है. तो एक एग्जांपल लेते हैं. एक मेटालिक ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसके अंदर एक कैविटी बना दी. मेटालिक ऑब्जेक्ट है, अंदर कैविटी है, हॉलो स्पेस, ठीक. और जो इनर सरफेस है कैविटी का, उसको ब्लैक पेंट किया है. और एक स्मॉल ओपनिंग रहने दी हमने, तो मैं कह रहा हूं पिन होल, ठीक है. बस पिन होल के बराबर ओपनिंग है. अब समझना, अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, मैं पिन होल की बात कर रहा हूं, पिन होल के थ्रू बाहर से रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, ये इंसिडेंस है ना, बाहर से रेडिएशन आ रहा है, क्या होगा इस रेडिएशन में? अच्छा, हमने जस्ट पिन होल के सामने का सरफेस थोड़ा सा रफ बना दिया, ये जो रेडिएशन आ रहा है सीधा सामना, क्या होगा? उसको कुछ एब्जॉर्ब होगा, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ रफनेस ये सीधे सामने नहीं गया, स्कैटर हो गया. यहां भी कुछ एब्जॉर्ब होगा, बाकी रिफ्लेक्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा. आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, intensity would die out, and finally whole of radiation is absorbed in the body. So now we can say that whatever amount of radiation comes through pinhole, it is fully absorbed. That means यहाँ पर जो pinhole है
वो एक्ट कर रहा है ब्लैक बॉडी की तरह, उसके अंदर जितना भी रेडिएशन जा रहा है वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो पिन होल इज अ ब्लैक बॉडी। अब इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन मुझे अगर स्टडी करना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी मिलेगा मुझे। समझो, ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी टेम्परेचर पर होगा तो रेडिएशन इमिट कर रहा हूं, तो अंदर से भी इमिट कर रहा हूं। अब बाहर से जो वेव जा रही वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अंदर से कोई ना कोई तो ऐसे पॉइंट होंगे जहां से रेडिएशन सीधी होल से बाहर आ रही हो। तो इस पिन होल से बाहर जो भी रेडिएशन आ रही होगी, ठीक है, दैट रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और उसको फिर हम स्टडी कर सकते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाओ इस ऑब्जेक्ट का, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ रहा है उसका टेम्परेचर जो है चेंज होने के कारण रेडिएशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ब्लैक बॉडी। एक एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। आप देखना इसको, दिन के वक्त खुले में जाना, मान लो कोई घर है जो आपको दूर से दिखाई दे रहा है, और से घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले ओपन, और आप दूर से देख रहे हो, तो आप नोटिस करना खिड़की और दरवाजे खुले होने के बावजूद भी, ठीक है, वहां पे डार्क दिखाई देता। अगर आप सफिशिएंट डिस्टेंस से देखोगे, खुला है बट कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एकदम डार्क दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो हो क्या रहा है, बाहर का लाइट जो है इस खिड़की से या दरवाजे से एंटर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। ये खिड़की है, यहां से इसने एंटर किया, लाइट अंदर टकराया, टकरा के लाइट बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपको बाकी लाइट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर के दीवार से जो टकरा के आ रहा लाइट वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा, लेकिन जो लाइट एंटर कर गया है इसके अंदर वो टकरा के वापस नहीं आएगा, तो आपको वहां से वापस लौटता हुआ लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको डार्क दिखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज होगी कि बाहर से जो रेडिएशन आएगा वो तो टकरा के चला जाएगा, बट पिन होल से जो गया अंदर वो नहीं आएगा। दैट्स व्हाई पिन होल एक्ट्स लाइक अ ब्लैक